सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। आज आप पाठ का एक कहानी, पाठ की एक कहानी है, वो आप पढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण लेखक की यह कहानी है, हरिशंकर परसाई। आप प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, प्रेमचंद के जीवन के बारे में जानते होंगे। तो प्रेमचंद का जो गद्य साहित्य था, गद्य का जो काल था, गद्य का जो युग था, एक समानांतर सतह पर प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई को देखा जा रहा था। यानी कि हिंदी साहित्य में ये दोनों एक समानांतर रेखा पर चल रहे थे, लेकिन दोनों की विधाएं अलग थी। प्रेमचंद कहानियों और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी साहित्य का खजाना भर रहे थे, हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे थे। और हरिशंकर परसाई उसी गद्य के क्षेत्र में व्यंग्य के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्धि तक पहुंचाने में बिल्कुल तन्मय थे, लगे थे। और उनका यह योगदान और यह अवदान जो है बड़ा माना जाता है। तो उनकी हरिशंकर परसाई की ये जो कहानी है, बस की यात्रा, यह एक व्यंग्य कहानी है। और इसकी विधा क्या है? व्यंग्यात्मक कहानी है। इसकी विधा और शैली क्या है? तो व्यंग्य शैली में लिखे हैं और थोड़ा विवरण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात है, इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है और इनकी हिंदी में उर्दू शब्दों का मिश्रण भी कहीं कहीं मिलेगा, या सामान्य देशज शब्दों का भी मिश्रण मिलेगा, जिससे इनके गद्य साहित्य थोड़ा सा रोचक भी हो जाते हैं और सुमधुर भी होते हैं और पठनीय बन जाता है। और इनका व्यंग्य जो है बड़ा तीखा होता है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य के संबंध में कई बार टिप्पणियाँ बड़े बड़े आलोचकों ने की कि उन्होंने कहा कि व्यंग्य जो है एक ब्लेड की धार है, ब्लेड की धार की तरह है। ब्लेड की मार क्या है? तो वो कहते हैं कि परसाई जी का व्यंग्य जो है, उनके जो कथोपकथन होते हैं, उनकी जो भाषा होती है, उनके जो कहने का अंदाज या कहने की शैली जो होती है, वो बड़ा ही धारदार होती है। ब्लेड जिस तरह से हाथ पर लगने के बाद वह उस समय दर्द गहरे तक जाता है, ब्लेड गहरे तक भी जाता है और उस समय दर्द भी नहीं करता। दर्द कब होता है? 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद दर्द आता है, टीस पैदा होती है ब्लेड का धार। ठीक उसी तरह से परसाई जी का जो व्यंग्य है, वह अपने आप में इतनी धार और इतना पैनापन लिए हुए है कि आदमी के किसी भी कमजोरी को, व्यंग्य का उद्देश्य और काम भी है कि सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत कमजोरी को वो व्यंग्यात्मक लहजे में इस तरह कहते हैं कि उसका प्रभाव जो है 100% हो, अच्छा प्रभाव पड़े और समझने वाले को यह समझ में आ जाए कि ये मेरी कमजोरियों पर वार किया जा रहा है। व्यंग्य की यही प्रधानता होती है। और इस प्रधानता में बस की यात्रा के माध्यम से कहानीकार हरिशंकर परसाई बिल्कुल सफल हैं। और आप देखेंगे कि हरिशंकर परसाई ने बस की यात्रा के माध्यम से जो जिस बात को उजागर किया है, वह क्या है? तो वह यह है, विषय इसका यह है कि आप जानते हैं कि जो बस के मालिक होते हैं, जो बस के ऑनर होते हैं, जिनकी बसें चलती हैं, तो वो धन के ज़्यादा ही लोभी होते हैं। तो धन के लोभ में कभी कभी सड़क पर ऐसी बसें वो चलाते हैं और दूर की यात्रा के लिए वो बसें देते हैं, उनको परमिट रहती है सरकार से। फिर भी सरकार यह नहीं कहती है कि पुरानी बसें आप चलाएं और जान जोखिम में डाल दें, पैसे के लालच में, पैसे के लोभ में आप अब यात्रियों के जीवन को बर्बाद कर दें, नष्ट कर दें। लेकिन बस मालिक कभी कभी कुछ अच्छी बसों के भीड़ में एक आध ऐसी बसें वह चलवा देते हैं धन के लोभ में, जिस पर सवार होकर यात्रियों का जीवन कितना सुरक्षित रहेगा, वो कितना बच पाएंगे, यह बड़ा ही मुश्किल काम है, कहना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए
आप देखेंगे कि जीवन को जोखिम में डाल करके बस मालिक यात्रियों को यात्रा करा रहा है, और यात्री को जब एहसास होता है कि ये बसें, ये ऐसी बसें हमारे जीवन को कभी भी रास्ते में गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते कभी भी ले सकती है, कभी भी हमारे जीवन को समाप्त कर सकती है। विषय इस कहानी का यही है। इसी विषय पर उन्होंने व्यंग्य किया है, एक तीखा व्यंग्य। लेखक कह रहे हैं कि हम 5 मित्र थे। कहानी की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आप गौर करेंगे। लेखक शुरू में ही कहते हैं, पहली ही पंक्ति उनकी है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कहाँ से चलें? तो कहते हैं पन्ना से वो चलेंगे अपनी कंपनी की एक बस के द्वारा और सतना पहुँचेंगे। सतना में घंटे भर के बाद उन्हें जबलपुर जो है जाना है, और जबलपुर में फिर उनको घर जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। यानी बस जो है भाया का काम कर रहा है जबलपुर तक पहुंचाने के लिए। अब समय सुबह का है, वो समय सुबह तक पहुंचने का उनका एक टारगेट है, एक निर्धारण है कि समय तक, सुबह के समय तक हम घर पहुंच जाएंगे। और उनके 5 मित्रों में से 2 ऐसे मित्र थे जिनको उस दिन पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था, और उसी दिन पहुंचकर उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। ऑफिशियल काम से वह निकले थे। वापसी का रास्ता इसके अलावे, उस बस के अलावे और कोई दूसरा नहीं था। और लोगों ने उन्हें सलाह भी दी कि शाम की यात्रा मत कीजिए, जो बस आपको जब पन्ना से जबलपुर तक पहुंचाएगी, उस समय की जो बस है वो बहुत ही पुरानी है, जिसको आप खटारा कह सकते हैं। और कहते हैं कि समझदार आदमी उस बस में सफ़र नहीं कर सकता है। और रास्ते में रात में डाकू भी मिलते हैं, और कहते हैं नहीं, बस डाकिन है, बस डाकिन है। बस यानी जो वाहन है उसको वो डाकिन कहते हैं, एक व्यंग्य करते हैं, यानी खतरे का एक इशारा करते हैं कि पता नहीं बस ही आपको डाकिन की तरह निगल जाए रास्ते में ही। डाकू तो बाद में मिलेगा, ना मिलेगा वो अलग बात है। एक समझदार आदमी ऐसे कमज़ोर, निहायत जर्जर अवस्था में पहुंची हुई बस कैसे पहुंचाएगी? लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है। लेखक 5 मित्र में से वह तय करते हैं, और स्टैंड तक उनको जब पहुंचाया जाता है तो वो बस को देखते भी हैं। बस तो सचमुच में बिल्कुल वयोवृद्ध का मतलब है बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि बहुत पुरानी जर्जर अवस्था में। और ऐसी अवस्थाओं में वो बस हैं कि आपको बस देखकर बस पर दया आ जाएगी कि इतने बूढ़े बस पर हम कैसे बैठेंगे। जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम किसी वृद्ध व्यक्ति पर हम अपनी तरफ से कोई बोझ न डालें, किसी प्रकार की कोई कठिनाई में न डालें, और उनकी अवस्था को देखते ही हम लोग सहम जाते हैं कि नहीं, वृद्ध हैं, ये हमारे सहयोग के आकांक्षी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट दें, ये नहीं है। तो बैठने में भी, लेखक को उस बस पर बैठने में भी कष्ट महसूस हो रहा था। इतनी जर्जर अवस्था थी, इतनी पुरानी उम्र की बसें थी, वयोवृद्ध अवस्था में पहुंची हुई, कि उन्हें दया आ रही थी। और लेखक कहते हैं कि बस पर बैठने से मुझे कष्ट हो जाएगा, कि बस को मेरे कारण कष्ट होने वाला है, मेरे बैठने के कारण। यह एक कटाक्ष है, एक व्यंग्य। देखिए, आप गौर करेंगे कि हर लाइन में व्यंग्य है, बड़ी गंभीर व्यंग्य है। बस को वयोवृद्ध कहना एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, बहुत बड़ा व्यंग्य है।
और इस व्यंग का अर्थ तब आप समझेंगे जब आप वयोवृद्ध का पहले आप अर्थ जान लें, पहले विश्लेषण कर लें कि वयोवृद्ध होता क्या है, अपने पक्ष से वयोवृद्ध के लिए हम क्या सोचते हैं, वयोवृद्ध हमारे लिए क्या सोचते हैं और उनकी अवस्थाएं क्या है। इन तमाम बातों को जब आप जिक्र करेंगे तभी साहित्य है। आप साइंस की तरह जो है कोई तकनीक के माध्यम से इसके तथ्य को नहीं जान पाएंगे। ये कल्पना है, विचारशीलता है, संवेदना है, इन भावों को पकड़ना पड़ता है और तब कोई भी कहानी आप क्लियर कर पाएंगे और समझ में आ जाएगी। इसलिए वो यह कहते हैं कि यार भाई ये बस ही पूजा के योग्य है। जैसे वृद्ध पूजा के योग्य होते हैं, जैसे वयोवृद्ध पूजनीय होते हैं हर किसी के लिए, वैसे ही वो कहते हैं कि ये बस ही पूजा के योग्य थी। आखिर में ऐसे पूजा के योग्य जो बस है उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यह एक बड़ी बात है। इस तरह से अब कोई उपाय नहीं है तो उसी बस से भी चलना है। अब बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, हिस्सेदार का मतलब है कि बस कंपनी के जो मालिक हैं, या मालिक दो होगा, एक पार्टनर होंगे, हिस्सेदार उसे ही कहा गया है, जो हमेशा बस के साथ चलते हैं यह देखने के लिए कि बस में ड्राइवर है, बस में कंडक्टर है, बस में खलासी है, वो कहीं हमारी आमदनी चोरी ना कर ले, इसलिए बस के हिस्सेदार भी उसमें चलते हैं। अब बस जब चलती है, यह बस चलती भी है, एक शंका होता है, लेखक पूछते हैं अपने मित्रों से कि बस चलती भी है, तो वह बोले, यानी हिस्सेदार से वो पूछते हैं कि बस चलती भी है, तो हिस्सेदार कहता है कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। वही तो हम लेखक कहते हैं कि वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या हाँ जी, और कैसे चलेगी। एक वार्तालाप होता है और इस वार्तालाप के क्रम में अब बातें स्पष्ट हो जाती है। जो शंका यात्री को है बस पर बैठने के पूर्व कि हम बैठ जाएं, पैसे दे दें, बस चल पाएगी या नहीं चलेगी, खुल स्टार्ट हो पाएगी या खुलने का मतलब है कि स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं, ये एक संदेह है लेखक को अपने मित्रों सहित। और इसलिए वो हिस्सेदार से पूछ लेते हैं और हिस्सेदार बड़े ही दावा के साथ कहता है कि चलेगी कैसे नहीं, खूब चलती है, अपने से चलती है। और लेखक कहते हैं गजब हो गया, बस भी अपने आप चलती है। यहाँ भी एक व्यंग्य है, गजब हो गया, बस अपने आप भी चलती है। हिस्सेदार कह रहा है कि बस अपने आप चलती है। बस को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर कैसे चलाता है? जब उसके इंजन में हम पेट्रोल डालते हैं, उसके संसाधन हैं, उसके सारे कल पुर्जे ठीक होने चाहिए, तो भाई बस ड्राइवर चलाएगा, तेल के कारण चलाएगा, तेल रहेगा तब चलेगा। इन तमाम बातों में तो एक संदेह है। और हिस्सेदार कह रहा है बस का, बस अपने आप चल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ये एक अपने आप में गजब बात है। अब उसमें से आगा पीछा करने लगे। एक उनके मित्र, डॉक्टर मित्र आए थे उन्हें छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हमें। अब देखिए, ये यहाँ हर कथन में, चाहे वह बस के हिस्सेदार बोल रहे हैं, बस के हिस्सेदार बस के पक्ष में बोल रहे हैं, और उसके बाद जितने भी लोग बोल रहे हैं वो सब के सब बस की जर्जर अवस्था पर इस तरह के कटाक्ष हैं, इस तरह के व्यंग हैं कि बस की कमियां, बस की जो कमजोरियां हैं, एक बार में तो एक आदमी कह नहीं सकता। इसलिए लेखक बड़ी बारीकी से हर किसी के कथन के माध्यम से व्यंग्यात्मक लहजे में बस की कमियों को रख रहे हैं सामने में। बस की यात्रा की स्थितियां क्या हो सकती है, भयावह कितनी हो सकती है, डरावना कितनी हो सकती है, हमारी जान कितनी जोखिम में पड़ सकती है, इन तमाम बातों को रख रहे हैं। वो कथन से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ। इसलिए वो कह रहे हैं डॉक्टर मित्र ने लेखक से, लेखक के पांचों मित्रों से, कि डरो मत भाई, अरे बस अनुभवी है। अब बताइए, बस ड्राइवर चलाता है, बस निर्जीव पदार्थ है, बस का अनुभव कैसा?
तो उसका कहने का अर्थ है कि बस चलते 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 चलने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, चाहे वह जर्जर अवस्था में हो या बहुत ही खटारे अवस्था में हो। ये अनुभव है, बस को ऐसा अनुभव है। इसलिए वो कहते हैं कि ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बसों से विश्वसनीय है माने जो बिल्कुल अभी कंपनी से आई हो और उसका बॉडी बन गया हो, सब कुछ सही हो, सुंदर हो, चकाचक हो, तो उन वैसी नई बस जो आती है उसको नई नवेली कह रहे हैं। और कहते हैं उससे ज़्यादा ये बस विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है, हम इस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। कहते हैं हम 5 मित्रों को ये जो बस है बेटों की तरह गोद में बैठाकर हमें लेकर चलेगी। यहाँ कितना प्यारा, कितना मधुर व्यंग है, बेटे की तरह। यानी कि लेखक परसाई जी की बातों में, कथन में, उनके संवाद जो हैं, उनके संवाद में कितनी तीक्ष्णता है, धार है, बहुत क्लियर, एकदम स्पष्ट, कहीं अस्पष्टता नहीं रहती है। एक बस, पुरानी बस जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, हम खतरों से उस पर चलेंगे तो घिर जाएंगे, हमारी जान जा सकती है या जोखिम में पड़ सकती है। ऐसी अवस्था में वह भरोसा क्या दिला रहे हैं कि ये हम 5 यात्रियों को बेटे की तरह गोद में लेकर चलेगी। जैसे माँ की गोद सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होती है। शिव पूजन सहाय माता का अंचल एक कहानी है जिसमें बताया भी गया है कि जब बचपन में वो आम के बगीचे में लेखक आम तोड़ते हैं और कैसे वहाँ सांप मिल जाता है, उसके भय से जब भागते हैं तो भागने के क्रम में बहुत सारे पैरों में कांटे गड़ते हैं, चुभ जाते हैं, कांच से उनके तलवे छिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा उनको लगाव अपने पिता से था। लेकिन जब विपत्ति और संकट का समय आया तो वो सबसे पहले पिताजी मिले, घर में वो रोते चिल्लाते हुए घुस रहे हैं। पिताजी दरवाजे पर कह रहे हैं बम भोला तुम्हें क्या हो गया, क्यों इतना डरे हो, क्यों सहमे हो। लेकिन वह बच्चा पिता की गोद में नहीं गया, सीधे अंदर कमरे में जाकर वह माँ की गोद में ऐसे गिर पड़ा और माँ भी हतप्रभ हो गई। तो कहते हैं माँ की गोद कितनी प्यारी होती है, कितना भरोसेमंद होता है। और इसी माँ की गोद से तुलना कर रहे हैं, ये कितना बड़ा व्यंग है, ये बड़ा ही मीठा व्यंग है, बहुत अच्छा कटाक्ष है। अब इंजन स्टार्ट तो हो जाती है, इंजन बस भी चलती है, बस बहुत दूर तक चलती है, लगभग आप समझ जाएं कि कुछ मील तक 10, 15, 20 मील तक बसें चल जाती है। और वह बस के अंदर देखते हैं कि सीट की कोई अवस्था अच्छी नहीं है, स्टीयरिंग कब टूट जाएगा और कब जो है उसका ब्रेक फेल हो जाएगा। और लेखक उस समय अनुभव करते हैं कि ये बस के जो कल पुर्जे हैं, जो पार्ट हैं, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह है। यानी कि आप देखिए कि ये बस की कंडीशन, बस की जो स्थितियां हैं, उसको लेखक परसाई जी, हरिशंकर परसाई कितना सुंदर विवरण देते हैं, कितना सुंदर ढंग से तुलना करते हैं। वो बस की इस स्थिति को कहते हैं कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन को पहले आप समझ लें। मतलब होता है नहीं, सहयोग मतलब होता है मदद करना, और आंदोलन मतलब होता है क्रांति। तो गांधी जी कैसी क्रांति चलाए? गांधी जी ने कहा कि हम जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, हम सरकारी काम से जुड़े हैं तो सरकार के ऑफिस जाएंगे, सरकार के पास उपस्थिति देंगे, लेकिन काम के मामले में असहयोग की भावना रखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ये असहयोग आंदोलन हो गया। बस चलेगी लेकिन गंतव्य तक पहुंचाएगी कि नहीं, और फिर बस चलेगी कैसे? तो बस के कल पुर्जे, पार्ट, स्टीयरिंग हैं, ब्रेक हैं, फलना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें उनको सहयोग बस को चलने के लिए करेगी कि नहीं। तो बिल्कुल असहयोग आंदोलन की तरह है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो कहते हैं 100 का अर्थ होता है सुंदर, विनय का अर्थ होता है प्रार्थना,
और अवज्ञा का अर्थ होता है विरोध करना। मतलब हम विरोध करेंगे लेकिन विनम्रता पूर्वक, सुंदर विनम्रता के साथ। इस तरह से हरिशंकर परसाई ने बस की कंडीशन को, बस की अवस्थाओं को आदि को प्रकट करते हुए अपने व्यंग को मालिक के यानी हिस्सेदार के गलतियों की ओर ध्यान दिलाते हैं कि ये तमाम जो गलतियां हैं वो पैसे के लालच में है, पैसे के लोभ में है। ज़्यादा से ज़्यादा टूटी फूटी बसें देकर यात्रियों से पैसे निकाल कर और अपने को धनवान बनाने की एक होड़ है, एक चिंता है। इस चिंता पर जो है, और लेखक कहते हैं बड़ा सुंदर व्यंग करते हैं यहाँ की, बस पर बैठने के बाद उनको एक जगह लगा कि जब गाड़ी खराब हो जाती है 15 मील के बाद, इंजन स्टार्ट नहीं होता है और फिर स्टार्ट भी हुआ तो फिर थोड़ी दूर जा कर के पता चलता है कि इंजन में छेद हो गया, पेट्रोल गिर रहा है। अब वो एक बस कंडक्टर और बस का जो खलासी है वो आता है, एक बाल्टी में पेट्रोल लेकर पाइप डाल के उसको इंजन में डालता है। लेखक कहते हैं कि अगर बस नहीं चलेगी तो हम इसी तरह अपनी गोद में हिस्सेदार को बैठा करके इंजन में जैसे तेल पिलाया जा रहा है वैसे उसको हम पेट्रोल पिलाएंगे। यहाँ एक थोड़ा सा कटु व्यंग है हिस्सेदार के लिए। तो ये तमाम स्थितियाँ जो लेखक ने बस की यात्रा के क्रम में दिया है और बड़े ही मार्मिकता का बोध भी कराया है कहीं कहीं। किस तरह से आप देखेंगे किस तरह से उसका टायर फिर आगे जाके फट जाता है और गाड़ी एक नाले को पार कर चुकी थी, अगर 10 कदम पीछे रहती तो वो सीधे वो खड्ड में गिरती, पेड़ में टकराती और कई यात्री मारे जाते। ये तमाम भय और स्थितियां बनती है। इन तमाम स्थितियों और भय का कारण है वो वृद्धावस्था में पहुंची हुई बस जिस पर वो यात्रा कर रहे हैं। यानी कि लेखक का हृदय धड़कन तेज है कि शायद हम सतना पहुंच जाएं, किसी तरह जबलपुर पहुंच जाएं, वहां से फिर अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये सब प्रार्थना कर रहे हैं और रात का समय है। तो ये भयावह स्थिति पर कट, इस तरह आप देखेंगे कि ये व्यंग जो है बिल्कुल जो है बस की हालत और यात्रा की स्थिति का वर्णन है। लेखक उस यात्रा से परिचित हैं क्योंकि वो यात्रा किए हैं। तो आपको मैं निर्देश यही दूंगा कि आप पहले पूरी तरह से पाठ का वाचन करें। वाचन मतलब रीडिंग, आप उसको रीडिंग करें और कुछ शब्द जहां अर्थ दिक्कत हो वो क्लास में आप पूछ सकते हैं और फिर समझते हुए जो मैंने अभी बतलाया, जो विश्लेषण किया, इस विश्लेषण को समझते हुए आप वाचन करें, रीडिंग दें तो पाठ क्लियर हो जाएगा। और जो समस्याएं होंगी, जो प्रश्न होगा वो फिर हम बताएंगे कक्षा में।